हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। तो हम साउंड्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे। पार्ट टू चल रहा है। पार्ट वन में हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। जो साउंड चैप्टर है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और उससे पहले इंटेक्स करा चुका हूँ। तो पहले इंटेक्स वाली वीडियो देखना, फिर एक्सरसाइज की पार्ट वन देखना है, तो पार्ट टू एक्सरसाइज की सारे सीक्वेंस में। चलो, मैं क्यों बोल रहा हूँ सीक्वेंस? आप वैसे तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के कर लो। सीक्वेंस में इसलिए चल रहा हूँ, मान लो मैंने कोई कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन में समझा दिया हो, वो मैं आगे वाले क्वेश्चन में भी समझाऊंगा, लेकिन प्रीवियस अगर समझा हुआ होगा तो अब यहाँ पर आगे अगर एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छे से समझ आएगा ना। तो सीक्वेंस में पढ़ाई करा करो हमेशा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देखा करो और सीक्वेंस में पढ़ते रहो। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आगे थे, चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पर्सन हैज हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स इन एयर corresponding to these two frequencies? अच्छा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ गया। भाई कह रहा है एक पर्सन है जिसका हियरिंग मतलब उसकी सुनने की रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पहली फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, दूसरी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000। अगर इसको हर्ट्ज में लिखेंगे तो 20 किलो को किलो में 1000 होते हैं ना, तो 20 और 1000 मतलब 30 और 20,000 हर्ट्ज। ये भी हर्ट्ज में है इसलिए हर्ट्ज में कर देंगे। तो ये दो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और तो ये पूछ रहा है व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स। तो कह रहा है इनकी वेवलेंथ क्या होगी। तो इसको वेवलेंथ ये ऐसे डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, ये क्या होगी और इसकी क्या होगी। टू टू डिनोट कर लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज एयर में है, ठीक है, एयर में है, और एयर की स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड, साउंड की स्पीड दे रखी है, ये साउंड वेव की तरह। भाई देखो क्वेश्चन समझो। एक पर्सन है जिसकी ये दो फ्रीक्वेंसी है, तो कह रहा है इन दोनों फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ क्या होगी। बेसिकली हमें वेवलेंथ निकालना है इस क्वेश्चन पे, इन दोनों फ्रीक्वेंसी पे। इस वाली पे भी वेवलेंथ निकालना है जिसका मैंने नाम लैम्डा वन दे दिया, इस वाली पे भी वेवलेंथ निकालना है जिसका नाम मैंने लैम्डा टू दे दिया, और इन दोनों का फ्रीक्वेंसी का नाम मैंने एफ एन एफ टू दे दिया। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में दो वेवलेंथ निकालनी है। और इसने क्या बोला है? वेवलेंथ किसकी? साउंड वेव की। साउंड वेव की वेवलेंथ निकालनी है। और स्पीड दे दी साउंड की इसने 344 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड को मैं इससे डिनोट कर दूं। जैसे आप देखो स्पीड ऑफ साउंड को ऐसे ये बी से भी डिनोट कर सकते हो, आप एस से कर लो, बी से कर लो, कंफ्यूज मत होगा। जैसे फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ से डिनोट करा है, फ्रीक्वेंसी की जगह से नू, न्यू करके एक साइन होता है, नू, नू बोलते हैं इसको, इससे भी डिनोट करते हैं कुछ लोग, ऐसे ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, और कुछ लोग एफ से भी डिनोट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कर दिया। ये सब डिनो, इससे मत कंफ्यूज करो, ये सब डिनोशन होता है कि किससे आप डिनोट कर रहे हो। तो बेसिकली हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, तो मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, सिंपल एस फॉर स्पीड, एस फॉर डिनोशन मैंने कर दिया। तो कितनी है? 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब ये दोनों वेवलेंथ निकालने के लिए कह रहा है, तो बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इक्वल्स टू, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है जिसमें इन तीनों का रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये देखो, इसको आपने बुक में कहीं और देखा होगा, स्पीड को उसने वी लिखा हुआ होगा, वेवलेंथ को लैम्डा ही लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी को शायद ऐसे न्यू लिखा होगा, तो ऐसे करके दे रखा होगा। एक जगह आप स्पीड को सी से डिनोट करते हो, तो कई बार वो फॉर्मूला ऐसा हो रहा होगा, स्पीड की जगह सी लिख रखा होगा, लैम्डा की जगह, ये वेवलेंथ को तो लैम्डा डिनोट कर रहे तो लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी की जगह उसने, जैसे मैंने बताया, न्यू से भी डिनोट करते हैं, न्यू का साइन है, तो ऐसे न्यू होगा, तो ऐसे होगा। तो मतलब ना, बस डिनोशन है, फॉर्मूले सब सेम ही है, बस ये यहाँ पर मैंने स्पीड को एस से डिनोट कर दिया, यहाँ पर स्पीड को वी से डिनोट कर दिया, यहाँ पर स्पीड को सी से डिनोट कर दिया। यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा ही है, यहाँ पर भी लैम्डा, लैम्डा को, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं हर जगह, है ना। यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर दिया, यहाँ पर मैंने न्यू से डिनोट कर दिया, यहाँ पर भी न्यू से डिनोट कर दिया। ठीक, कहने का मतलब फॉर्मूला आपका क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसको वर्ड्स में लिख देता हूँ, असली फॉर्मूला तो वर्ड्स में आपको समझ आएगा। स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ, ये इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे डिनोशन में यार। कभी भी तो ऐसे फॉर्मूला, कभी तो सी, क्योंकि रटते हो ना तुम, ये नहीं समझ लो कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। फॉर्मूला कह रहा है कि स्पीड बराबर होती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के। ये है मेन फॉर्मूला। अब इसको आप जैसे मर्जी डिनोट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में बेस्ड हम ये वेवलेंथ निकाल लेंगे। स्पीड हमें दे रखी है, मैं डायरेक्ट पुट करूं, स्पीड हमें दे रखी है 344, तो ये हो गया 344। वेवलेंथ हमें निकालनी है, तो वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी 20। तो सॉल्व कर दो, तो 344/20 होगी वेवलेंथ यहाँ पर। 344 ये 20 की जगह डिवाइड हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेना। और ध्यान रखना वेवलेंथ किसकी, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? वेवलेंथ की यूनिट मीटर में आती है, तो 344/20 मीटर में आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ये जमा करना चाहिए, सिखाऊंगा तुम्हें। चलो यार, कर ही देता हूँ, तुम रो रहे हो। 210 14, तो 172/10, यानी कि यहाँ डेसिमल लगेगा, तो ये हो गया 17, यानी कि 17.2 मीटर। तो इस 20 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी में
वेवलेंथ आएंगे 17.2 मीटर। ऐसे इसका निकाल लो। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ टू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ हमें निकालनी है, स्पीड कितनी, स्पीड तो वही रहेगी 344। तो 344 इस वाली की तो निकाल दी ना, दो वेवलेंथ निकलेगी ना, एक फ्रीक्वेंसी की, इस फ्रीक्वेंसी की मैंने निकाल दी वेवलेंथ 17.2 मीटर की भी ऐसे निकाल दो। स्पीड कितनी है 344, वेवलेंथ में निकालनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इस बार 20 हर्ट्ज, इस बार हर्ट्ज में कर दो, किलो हर्ट्ज में दे रखा, हर्ट्ज में निकालो क्योंकि हमें वेवलेंथ मीटर में चाहिए। तो इंटू 20,000, तो वेवलेंथ क्या होगी 344 अपॉन 20,000। ये बड़ा सा मैथ्स का काम हो गया, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये 1000 जो है ना, ये जो 20 है, ये 20 आपको, ये 10 की पावर वाला गेम आता है मैथ्स में, ये 20,000 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। इस मैथ सिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो क्वेश्चन तो समझ आ गया, ये आपको सॉल्व करना है और ये मीटर में आ जाएगा, तो मैं आपको मैथ सिखा रहा हूँ सर। तो 344 अपॉन 20,000, तो 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 20 इंटू 10 की पावर 3। जितने जीरो आएंगे, तीन जीरो है ना, 10 की पावर 3, तो 20 तो ये है 20 इंटू 10 की पावर 3। अब ये 344 अपॉन 20, तो अभी हम सॉल्व करेंगे, तो अभी हमने किया था 17.2 ही रहेगा, तो ये कैसा हो जाएगा 17.2 ही रहेगा, तो 17.2। और जब ये 10 की पावर कहीं ऊपर से नीचे, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर साइन है प्लस का, 10 की पावर में +3 है, डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो -3 हो जाएगा, तो 17.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने मैथ्स की बात सिखाई तुम्हें, अगर आपको ये बेसिक समझ नहीं आ रहा तो आप अपने लेवल पे जैसे करते हो डिवाइड वैसे कर लो, आंसर यही आएगा कि 344 अपॉन 20,000 आपको करना है, मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 17.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर आया, लेकिन अब इसको आप कुछ लेफ्ट साइड में डेसिमल, एक लेफ्ट साइड में जब ले जाते हैं ना, तो प्लस 10, मतलब +10 से, यानी 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैथ्स की बातें समझा रहा हूं मैं तुम्हें। तो डेसिमल इधर चला जाएगा, तो 1.72, तो मैंने कहा 10 की पावर 1 +1, तो ये -3 है, और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो 1.72 10 की पावर -2 मीटर भी एक रूप में आंसर है इसका। ये दोनों एक ही बात है, जैसे 17.2 इंटू 10 टू की पावर -3 मीटर बोलो, या 1.72 इंटू 10 की पावर -2 मीटर बोलो। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ मैथ्स की बातें आपको बता रहा था, क्वेश्चन बस ये इतना ही था कि ये फॉर्मूला लगाना था आपको, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर स्पीड आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, वेवलेंथ आपको निकालनी थी बस इस फॉर्मूले से। ठीक है, आप अपने लेवल पर कर सकते हो, बाकी ये सिर्फ मैथ्स की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, टू चिल्ड्रंस आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड, one strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of the time taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the second child. क्वेश्चन बहुत ही ऐसा सुनने में लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, बट बहुत सिंपल है। देखो अभी तुम्हें बता रहा हूँ, एक एल्यूमिनियम की रॉड है, ऐसे एल्यूमिनियम की रॉड है, एल्यूमिनियम रॉड है ना, ये एल्यूमिनियम की रॉड है। तो यहाँ पर दो चिलगोजे खड़े हैं, मतलब दो बच्चे खड़े हैं। ठीक है, दो बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, तो एक ने ना ऐसे स्टोन फेंका, एक ने ऐसे स्टोन फेंका इस पे, ये स्टोन है ऐसे इस पे फेंका करके, हाँ, एल्यूमिनियम रॉड पे। तो ऐसे जैसे इसने टक्कर के फेंका, तो ऐसे साउंड वेव गई, साउंड वेव, साउंड वेव जाते 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 ट्रैवल करते करते दूसरे बंदे के कान तक पहुंची, है ना। ऐसे इसने जब ये स्टोन फेंका, ये स्टोन था, ये स्टोन था, ये फेंका, तो साउंड वेव ऐसे चलती है ना, साउंड वेव चली और इसके कान तक पहुंची दूसरे वाले बंदे के। तो यहाँ पर बस ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक एल्यूमिनियम रॉड है, एक इस एंड पे खड़ा है एक बच्चा, एक इस एंड पे खड़ा है, एक ने ऐसे स्टोन फेंका, और फिर साउंड, जब स्टोन फेंकेगा एल्यूमिनियम पे तो साउंड होगा ना कुछ, तो साउंड कैसे होता है, वेव्स की फॉर्म में होता है, ऐसे वेव्स की फॉर्म में गया और दूसरे बच्चे के कान तक पहुंचा। तो ये पूछ रहा है रेशियो बताओ, पूछ रहा है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम। कह रहा है साउंड वेव, साउंड की स्पीड, मतलब बेसिकली साउंड वेव एयर में और साउंड की स्पीड, ये पूछ रहा है बेसिकली कि आपको रेशियो बताना है टाइम का, टाइम का रेशियो बताना है जब साउंड वेव एयर में ट्रेवल करी या एल्यूमिनियम में ट्रेवल करी, तो क्या रेशियो होगा। तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला बताओ, स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू, ये तो आपने पढ़ा है बहुत बार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये टाइम पूछ रहा है। और अगर मैं इस रॉड की लेंथ एल मान लू या 1 मान लू, कुछ भी मान लू, चलो एल मान लेता हूँ, एल ना, इस रॉड की लेंथ मैंने एल मान ली। अब वो कह रहा है कि भाई आपको टाइम का रेशियो बताना है, रेशियो मैथ्स में होता है ना रेशियो, तो टाइम का रेशियो बताना है जब साउंड वेव एयर एज अ मीडियम यूज कर रही है और एल्यूमिनियम एज अ मीडियम यूज कर रही है। तो ये वाला फॉर्मूले में आप डाल दो, तो जब आप ये वाले फॉर्मूले में
स्पीड क्या करोगे, स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, पहले एयर की बात कर रहे हैं, रेशियो पूछ रहा है ना एयर और एल्यूमिनियम के बीच में, तो स्पीड इसी फॉर्मूले में डाल रहा हूं बस मैं, स्पीड ऑफ साउंड किसमें, एयर में, डिस्टेंस कितना है, यही डिस्टेंस तो एल माना है मैंने, एल, टाइम तो हमें पता नहीं है तो T1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जब आप स्पीड एल्यूमिनियम में होगे, जब वेव एल्यूमिनियम के थ्रू जा रही है तो स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, तो डिस्टेंस तो यही रहेगा एल्यूमिनियम रॉड का, एल, टाइम हमें नहीं पता तो T2 मान लेते हैं। तो बस आप ये इसी चीज का टाइम का रेशियो पूछ रहा है, T1 और T2 का, ये टाइम का रेशियो पूछ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जब T1 T2 का रेशियो पूछ रहा है तो यहाँ से पहले T1 की वैल्यू निकाल लो, बस नॉर्मल मैथ चल रहा है, यहाँ से T1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, T1 की वैल्यू जो T1 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, नीचे चला जाएगा, तो स्पीड L अपॉन, बस नॉर्मल मैथ से T1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये T1 इधर चल जाएगा तो L अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को मैं S लिख देता हूँ और ब्रैकेट में ऐसे A, ऐसे ये T2 की वैल्यू यहाँ निकालूंगा तो T2 उधर चल जाएगा, L तो रहेगा स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, ब्रैकेट में एल्यूमिनियम, तो इन दोनों का रेशियो तो पूछ रहा है T1 अपॉन T2, तो ये T1, ये रहा T1 की वैल्यू ये जो मैंने बॉक्स में बनाई, T2 की वैल्यू है, इसका रेशियो कर दो बस आप, तो रेशियो कर लो, T1 अपॉन T2 का रेशियो क्या होगा, L अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिवाइडेड बाय L अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, बस डिवाइड कर दो। तो ये देखो, अगर जब आप डिवाइड करना आता है ना आपको, डिवाइड जब आप करोगे, ये रेशियो को डिवाइड करना आता है ना, तो ये L से L तो कट जाएगा और ये एल्यूमिनियम ऊपर चल जाएगा, नॉर्मल मैथ चल रही है बस अब, तो आप क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। और ये डिवीजन का साइन है ना, डिवीजन का साइन है तो ऊपर आ जाएगा एयर, ये हो गया ना, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, ये आपका आंसर होगा, मैंने एस से डिनोट किया, आपकी बुक में ऐसा ऐसा रखा होगा, वी एयर अपॉन वी एल्यूमिनियम, ये आंसर है इसका, ये बस रेशियो पूछा है टाइम टेबल का, तो ये आंसर है, ये सिंपल, बस मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने आपको खोल के बताया इसलिए लंबा चौड़ा हो गया क्वेश्चन, बस मैंने आपको ये डाल दिया, डिस्टेंस ये एल ही लिया, तो स्पीड की जगह एक बार स्पीड किसकी ली, एयर की, एक बार स्पीड किसकी ली, साउंड वेव की स्पीड किसमें, जब एयर में वो ट्रेवल कर रही है, साउंड वेव की स्पीड किसमें, जब वो एल्यूमिनियम में ट्रेवल कर रही है, एयर और एल्यूमिनियम मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस एल ही है और टाइम हमें पता नहीं, T1 T2 ले लिया, उस टाइम पे T1 और T2 का बस T1 अपॉन T2 मैंने कर दिया, T1 अपॉन T1, तो जब T1 अपॉन T2 किया, ये L L तो कट गया, ये L L दोनों में कॉमन है ना, ये L L, ये T1 की वैल्यू ये थी, T2 की वैल्यू ये थी, तो ये L L कट गया, उसका T1 अपॉन T2 क्या हुआ, S एयर अपॉन S एल्यूमिनियम, S एयर अपॉन S एल्यूमिनियम, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपको, S मतलब स्पीड, तो आपने बुक में स्पीड की जगह V से भी डिनोट करते हैं स्पीड को, मैंने आपको बताया स्पीड को C से भी डिनोट करते हैं कुछ लोग, V से भी डिनोट करते हैं, तो आपकी बुक में अगर V दिखे तो कंफ्यूज मत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम डज इट वाइब्रेट, वाइब्रेट मतलब ऑसिलेट हो रहा है इन अ मिनट, हाउ मेनी टाइम डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। अब आपको अगर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता होगी ना तो ऐसे चुटकियों में कर दोगे आप, इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले इन टेक्स्ट वगैरह देखो, वो मैंने सब एक्सप्लेन किया आपको डिटेल में। तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड देयर की इस क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज 100 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ 100 हर्ट्ज, इस साउंड की फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसने 100 हर्ट्ज, तो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार ये वाइब्रेट होगा, ये एक मिनट में, कितनी बार वाइब्रेट होगा एक मिनट में, तो आपको बस एक सिंपल अगर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता हो, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मैंने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक, फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी आसान भाषा में, ये आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं, कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, वो आपका जो कितनी बार ऑसिलेट हो रही है, वो वाइब्रेशन ही ऑसिलेशन है, कितनी बार हो रहा है एक सेकंड में उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज, तो इसका मतलब एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है 100, एक सेकंड में 100 टाइम्स वाइब्रेट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, तो एक सेकंड में 100 टाइम्स हो रहा है, कह रहा है एक मिनट में कितना होगा, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, सॉरी, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जब एक सेकंड में 100 टाइम्स हो रहा है तो 60 सेकंड में कितना होगा, 60 इंटू 100 यानी कि 6000,
तो ये पूछा ना कितने टाइम वाइब्रेट होगा, तो 6000 टाइम्स। ये मैंने सीधे सीधे बेसिक आपकी जो डेफिनेशन थी फ्रीक्वेंसी की उससे सॉल्व किया क्वेश्चन। ये सीधे पूछ रहा है भाई, इसने क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन इसने आपको दिया कि भाई फ्रीक्वेंसी बता रखी है 100 हर्ट्ज, और आपसे पूछ रहा है कि कितनी बार ये साउंड वेव है कितनी बार वाइब्रेट हो रही है। तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पहले भी बताई थी टेक्स्ट क्वेश्चन के दौरान भी, कि फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है, तो एक उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे दी 100 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में 100 बार वाइब्रेट हो रहा है। और इसने पूछ लिया एक मिनट में कितना होता है, तो मुझे पता है एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब एक सेकंड में 100 बार वाइब्रेट हो रहा है, तो 60 सेकंड में 100 इंटू 60 कर दिया, जो कि होता है 6000। तो इसका आंसर है 6000 टाइम्स। तो साउंड वेव कितनी बार वाइब्रेट हो रही है, क्या लिख दो, साउंड वेव vibrates 6000 times in a minute। इसलिए बोलते हैं डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्वेश्चंस ऐसे चुटकी में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज डिस्प्ले। ये पूछा है बस आपसे, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर तो यस ही होगा, बस तो बस पूछा है ना इसने, तो इसका आंसर है यस। हम बता भी देते हैं आपको, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा आपको, उसका लॉ। आंसर तो इसका यस ही है कि भाई जो साउंड है, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं लाइट के केस में, वैसे ही जो साउंड है वो भी सेम लॉ फॉलो करता है। कैसे, फॉर एग्जांपल पहले तो ये बताओ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट के केस में ऐसा होता है ना कि ये ऐसे आपका मान लो, ये आपका कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है आपका कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। तो और ये बीच में नॉर्मल लाइन होती है, कलर कोडिंग से करता हूँ। तो ऐसे ये क्या है, ये इंसिडेंट रे होती थी, याद है ना, लाइट के केस में बता रहा हूँ तुम्हें मैं, इंसिडेंट रे ऐसे होती थी, इंसिडेंट की जो ब्लू कलर से करी है, ये इससे टकराई रिफ्लेक्ट होगी, क्या होती थी, ये वाली रह गई, इसको बोलते थे हम, ये इंसिडेंट रे होती थी, ये रिफ्लेक्टेड रे होती थी। तो इस वाले एंगल को क्या बोलते थे हम, ये जो एंगल बना, और ये बीच में कौन सी नॉर्मल लाइन, ये जो डॉट डॉट से बनी है इसको बोलते थे नॉर्मल लाइन। ये इंसिडेंट लाइन, ये रिफ्लेक्टेड लाइन, और ये बीच वाली नॉर्मल लाइन। तो ये जो एंगल बना नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, इसको हम बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में इसको बोलते थे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता था, इसको हम बोलते थे एंगल ऑफ, इसको हम बोलते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ होता था आपका लाइट के केस में। तो ये पूछा था कि साउंड साउंड जो है वो भी ये वाला लॉ फॉलो करती है, तो इसका आंसर है यस। इसका आंसर है यस। वो उसमें भी सेम ऐसे ही होता है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनके नाम दे दूं, इनके अगर मैं नाम दे दूं, जैसे ये ए, इसको मैं ए नाम दे दूं, है ना, और इनको ओ दे दूं, के बीच में जो पॉइंट है ओ दे दूं, इसको पी दे दूं, और ये तो एन है, इसको एन दे दूं। तो ये जो आपका जो लाइट के केस में जो लॉ है, वैसे ही साउंड के केस में भी होता है। क्या होता है भाई, कि जो इंसिडेंट आपकी रे होगी, जिसको हम एओ बोलेंगे, इंसिडेंट रे जो होगी उसको हम एओ बोलेंगे। इंसिडेंट रे को क्या बोलेंगे हम, एओ। एओ मतलब कहने का मतलब, जैसे लाइट के केस में आपका ये लॉ फॉलो कर रहा है ना, वैसे ही करता है साउंड के केस में भी। तो ऐसे कुछ अलग नहीं है, बस यही पूछा था, एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये जो एओ है, ये कैसा होगा, ये होगा, एओ कैसा होगा, इंसिडेंट साउंड वेव, इंसिडेंट साउंड वेव, क्योंकि हम साउंड के केस की बात कर रहे थे। पर यहाँ पर एओ क्या है, अगर लाइट के केस में बात करें तो एओ क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, अगर लाइट के केस में बोले तो एओ क्या है, इंसिडेंट रे। लेकिन साउंड के केस में बोले तो एओ क्या है, इंसिडेंट साउंड वेव। सिमिलरली ओबी क्या होगा, ओबी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। ओबी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। ठीक है जी, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। और ये ए ओ एन, ए ओ एन क्या होगा, साउंड के केस में ए ओ एन क्या होगा, ए ओ एन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। समझ आ रही बात, ये कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ए ओ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। और ओ, इसको बोल दो बी ओ एन या फिर एनओबी, कुछ भी बोल सकते हो आप, रखने की जरूरत नहीं है। एनओबी होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सेम साउंड के केस में भी हमने दिखा दी, एक्सप्लेन कर दिया हमने, कि ये फॉलो करता है बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की ही तरह। ठीक है, नेक्स्ट देख लो जल्दी से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इको इज प्रोड्यूस्ड let the distance between the reflecting surface and the source of sound production remains the same. Do you hear echo sound on a hotter day? Do you hear echo sound on a hotter day? ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो पहले तो क्वेश्चन आप समझ गए, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मान लो ये आपका साउंड का सोर्स है, मान लो ये कोई स्पीकर है, ये कोई स्पीकर है जहाँ से साउंड निकल रहा है। स्पीकर, स्पीकर मतलब साउंड का सोर्स, जहां से साउंड निकल रहा है, साउंड का सोर्स है। तो ऐसे साउंड साउंड ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और मान लो ये कोई वॉल है, ये कोई वॉल है, वॉल, ठीक है, वॉल है। तो ये साउंड ऐसे ट्रैवल करा, ऐसे टकरा के, ये टकरा के वापस चला गया, रिफ्लेक्ट होके गया और वापस चला गया, ठीक है। और ये स्पीकर यानी कि साउंड का सोर्स और ये वॉल के बीच में सपोज डिस्टेंस मान लो, दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस है डी, डी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये साउंड वेव गई, टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, इसी को बोलते हैं इको। इको किसको बोलते हैं? कि भाई साउंड वेव किस चीज से जब टकरा के वापस आती है तो उसी को हम इको बोलते हैं, ये होती बात। अब मुझे बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फ्रॉम टाइम, ये हम तो पढ़ ही रहे हैं बहुत दिनों से। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वही लगेगा यहाँ पर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो इस फॉर्मूले को निकाल के हम, इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो स्पीकर से साउंड निकला, ये गया 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 इस वॉल से टकरा के वापस आ गया, ठीक है। उन दोनों के बीच में यानी स्पीकर और वॉल के बीच में डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो यही बोल रहा था कि साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने वॉल मान ली और इको प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बिटवीन है वो सेम रहे, लेकिन जो जो आपके जो हॉटर डे पे क्या इको सुनाई देगा? तो एक चीज ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले पे मैं आता हूँ, एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। स्पीड ऑफ साउंड मतलब साउंड की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो हॉटर डे मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, भाई टेम्परेचर बढ़ गया, हॉटर डे गर्म दिन है, तो टेम्परेचर बढ़ा मतलब स्पीड, साउंड की स्पीड भी बढ़ गई, जो साउंड ट्रेवल कर रहा है वॉल तक इसकी स्पीड भी बढ़ गई। तो अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से देखो आप, इसमें फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड को मैं वी से डिनोट कर लेता हूँ ना, वी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये डी यहां तक गया फिर वापस गया तो 2D हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं 2D क्यों लिखा, भाई डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर करने में पहले यहाँ से यहाँ तक गया डी, फिर यहाँ से वापस आया तो 2D हो गया ना। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया साउंड वेव ने? 2D। भाई जाके टकरा के वापस आ गई ना, तो 2D। और टाइम, टाइम को हम मान लेते हैं टी। यहाँ से हमारी टाइम की वैल्यू क्या निकली? टाइम इज इक्वल टू 2D अपॉन डी, क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, याद रखना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड किसमें? एयर में, ऑब्वियसली एयर के थ्रू ये जा रही है। तो ये आपका टाइम आ गया। अब ये कह रहा है कि पूछ रहा है कि क्या ये जो टाइम है ये हमने निकाल दिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये पूछ रहा है कि ये जो इको है क्या हॉटर डे पे सुनाई देगी? ये जो इको है ये हॉटर डे पे सुनाई देगी? तो मैंने आपको क्या बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये टी टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। तो हॉटर डे मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो वी है यानी कि स्पीड ऑफ साउंड ये बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। क्योंकि देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आप देखो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो नॉर्मल मैथ्स की बात है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल आपका कम होता है। जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, और हॉटर डे यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। तो जब ये बढ़ेगा तो ओवरऑल ये कम हो रहा होगा, तो इसका मतलब टाइम कम लगेगा हॉटर डे पे। ये जो टाइम है ये कम लगेगा आके वापस आने में, यानी कि इको होने में टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो अब मैं आपको एक और इको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर टकरा के वापस आने में 0.1 सेकंड से कम का टाइम लगता है ना, 0.1 सेकंड से कम का टाइम, तो हम इको नहीं सुन पाते। वी कैन नॉट, वी कांट, वी कांट हियर इको। अगर कभी भी कॉन्सेप्ट है, जैसे ये कॉन्सेप्ट है ना कि भाई अगर स्पीड, साउंड की स्पीड अगर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी, जैसे ये कॉन्सेप्ट है, वैसे ये भी कॉन्सेप्ट है कि जैसे टकरा के अगर वापस आने में 0.1 सेकंड से कम लगता है,
टाइम, टोटल टाइम। तो फिर वो हम जो इको है वो सुन नहीं पाते। तो इस क्वेश्चन में हमने बस इतना प्रूव कर दिया कि अगर ऑर्डर डे है तो इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी और जो टाइम है वो थोड़ा सा घटेगा, मतलब वापस आने में टाइम घटेगा। तो अगर 0.1 सेकंड से भी कम टाइम लगा तो हो सकता है इनको ना सुनाई दे। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको दोबारा सुन लेना, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। चलिए ऐसे क्वेश्चन देखो। Question number 12 कह रहा है, a stone is dropped from the top of a tower 500-meter high into a pond of water at the base of the tower. What is the splash? Not what. What is the splash heard at the top? Not what. When. When. When is the splash heard at the top? तो क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं भाषा में लिखा हुआ। क्या लगता है, एक स्टोन फेंका गया एक टावर के टॉप से जो कि 500 मीटर हाई है। तो ये बना दिया मैंने 500 मीटर हाई का टावर। टावर, ठीक है जी, टावर कितनी हाइट है इसकी, 500 मीटर। ये लिखा ना 500 मीटर, 500, ये लीजिए। तो 500 मीटर हाइट का एक टावर है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि यहां से एक स्टोन फेंका गया, स्टोन ऐसे, ये स्टोन है, ठीक है? ये स्टोन है, ये फेंका गया ऐसे नीचे की तरफ, ये स्टोन फेंका गया। कहाँ फेंका गया? एक पानी का तालाब है छोटा सा जो टावर के बेस पे है, ऐसे ये पानी का तालाब है, टावर के बेस पे ये बना दिया मैंने पानी का तालाब। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो अब ये आपसे कह रहा है, सिचुएशन समझ आ गई तुम्हें, एक टावर है 500 मीटर हाइट का, वहां से ऐसे स्टोन को, ये स्टोन है, इस स्टोन को फेंका गया एक तालाब में। ये स्टोन जो है, ये जो स्टोन है इसको इस पॉन्ड में फेंका गया। ये क्या है, पॉन्ड। ठीक है, इसे फेंका गया। तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पत्थर, ये जो स्टोन है, जब इसमें पॉन्ड में फेंकेंगे तो जो स्प्लैश, स्प्लैश का साउंड आएगा, स्प्लैश समझते हो ना, चक करके जो पानी में जाते हैं जो आवाज आती है, स्प्लैश, वो आपको टॉप पे, यहां से गिरेगा तो टकरा के वो जो साउंड ऊपर जाएगा, वो कब, कितनी देर में पहुंचेगा, व्हेन। ये पूछ रहा है आपसे। तो बताओ, पहले तो कॉमन सेंस से बताओ कि कैसे सॉल्व करोगे इसको। ये 90% बच्चे गलत कर देते हैं और मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं इसको गलत। अब सुनो मेरी बात, देखो मैं तुम्हें आसान तरीके से समझाऊंगा, 2 मिनट में कर दोगे तुम, ध्यान से सुनते जाओ बस। तो आपको सिचुएशन तो पूरी समझ आ गई भाई, एक टावर है, टावर के ऊपर से स्टोन फेंका नीचे, टावर के नीचे पॉन्ड है, वहां फेंका। तो ये पूछ रहा है भाई, ये जो स्प्लैश का साउंड आएगा, ये जो पत्थर के गिरने का पानी में जो स्प्लैश का साउंड आएगा, वो ये ऊपर टॉप पे, ये टॉप पे कब पहुंचेगा, टाइम पूछ रहा है। तो इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे कि पहले तो आप टाइम देखो इस पत्थर का पॉन्ड तक जाने का, तो कैसे होगा, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द पॉन्ड। हमें टाइम बताना है ना कि पत्थर यहाँ नीचे गए, जो वो जो स्प्लैश की आवाज हो वो ऊपर जाए, इसमें कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो आप देखो कि ये जो स्टोन है ये नीचे आने में कितना टाइम लगाएगा, वही लिखा है मैंने, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द पॉन्ड, प्लस प्लस टाइम टेकन बाय स्प्लैश साउंड टू रीच द टॉप, प्लस टाइम टेकन बाय स्प्लैश साउंड टू रीच द रीच द, ये काम करना है। तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा कि भाई ये नीचे जाके फिर जब स्प्लैश हुआ और वो ऊपर जो स्प्लैश की साउंड की जो आवाज गई, वो एक तो टाइम पूछ रहा है। तो भाई पहले तो आप ये देखो कि जो स्टोन है ये नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको यार इक्वेशन ऑफ मोशन वाली, इस वाले पार्ट के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन वाली इक्वेशन लगोगे आप, कौन सी वाली, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाली। चलिए, तो यहाँ पर जी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यू क्या है, यू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये तो बस ड्रॉप किया है, तो जब ड्रॉप करते हैं तो रेस्ट से ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यानी यू की वैल्यू 0 है, और जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10। तो बस ये पुट कर दो, हाइट भी दे रखी है 500, तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो ये वाला पार्ट तो आप सॉल्व कर दोगे इस इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट। तो बताओ यू की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा 0 हो जाता है, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। प्लस एच की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ 500, तो सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बिकॉज ये 0 हो गया तो इसको 0 छोड़ दे रहा हूँ, हाफ जी की वैल्यू 10, तो 10, और टाइम तो हम निकाल ले रहे हैं तो टी स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो, ये 2 5 टाइम 5 टी स्क्वायर, ये हो गया। नॉर्मल मैथ्स चल रहा है तो 500 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये 5 कट के 100, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 100, टी स्क्वायर की यहाँ लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर की वैल्यू 100, तो टी की वैल्यू 10 सेकेंड आ गई, 10 सेकेंड। तो मतलब ये स्टोन को पानी में जाने में तो 10 सेकंड लगेंगे, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसका आंसर तो हमने निकाल दिया, डार्क डार्क लिख रहा हूँ 10 सेकेंड्स। ये वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया 10 सेकंड।
हमें तो टोटल टाइम बताना है ना कि पत्थर यहाँ जाए और फिर स्प्लैश हो और वो स्प्लैश का साउंड ऊपर जाए, उसमें टोटल कितना टाइम है वो बताना है हमें। तो अभी हमने हाफ पार्ट सॉल्व किया क्वेश्चन का। हमने ये बताया कि जो स्टोन जब पानी में गिरेगा उसमें कितना टाइम लगेगा, तो हमने बता दिया 10 सेकंड लगेगा। और इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की ये वाली इक्वेशन यूज की, एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी इस वाले पार्ट पे आ जाओ जी, इसको दूसरे कलर से करते हैं। इसमें हमें ये देखना है कि अभी पत्थर जैसे ही टकराया तो स्प्लैश का साउंड आया, तो अब वो साउंड, ये जब पत्थर यहाँ पर ये आके जब टकरा जाएगा, ये पत्थर यहाँ आके जब टकरा जाएगा तो अब यहाँ से फिर ऐसे साउंड जाएगी। तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा वो बताओ। तो इसके लिए तो नॉर्मल बेसिक आप फॉर्मूला यूज करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ये इसीलिए तो दे रखी स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ साउंड लिख रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ साउंड 340। डिस्टेंस कितना है, ये 500। भाई ये नीचे से ऊपर जाएगा तो टावर कितने 500 मीटर का ही तो है, तो डिस्टेंस आ गया 500। टाइम हमें निकालना है, तो बस इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आएगी 340 बाई 500, सॉरी टाइम की वैल्यू आएगी 500 बाई 340। यहाँ लिखा हुआ टाइम की वैल्यू आ जाएगी 500 बाई 340, जीरो से जीरो गया, 50/34। इसको आप डेसिमल में सॉल्व कर लेना, अपनी स्पीड पे कर लेना। तो 50/34 को जब सॉल्व करोगे तो डेसिमल में आएगा 1.47 सेकेंड। तो मतलब इस वाले पार्ट का भी हमने टाइम निकाल दिया 1.47 सेकेंड। हमें टोटल टाइम करना है, बीच में प्लस का साइन है, ध्यान रखना। ये 10 सेकेंड आया था, ये 1.4 सेकेंड आया था, 1.47 सेकेंड आया था, तो साइड कर दो दोनों को। 10 प्लस 1.47 कितना होता है, 11.47 सेकेंड। और ये इसका आंसर है 11.47 सेकेंड। समझ आ गया तुम्हें। तो इसमें बस हमें दो चीजें, हमें दो कॉन्सेप्ट दे दिए इसने, एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, और एक ये जो हम करते आ रहे हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। ठीक है, इसको ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है ये।